Hello everyone, welcome to Dream UGC Net. I hope you all are great. I am Sapna, I am net qualified in labor welfare and HRM. आई नो कि सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका होगा। आपके एग्ज़ाम्स हैं जो फेब और मार्च में फर्स्ट सेशन है, जो कि दिसंबर 2022 का सेशन है ये। एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका रहेगा जून में, जो कि रहेगा जून की साइकिल, यानी कि अब एनटीए जो है नेट की एग्ज़ाम्स की जो साइकिल थी प्रॉपर लीव से स्टार्ट कर रही है। सो जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं फेब और मार्च का, उनके पास टाइम नहीं है कि वो अब सिलेबस को 1 बाय 1 यूनिट्स कवर करें। दे शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs। द टाइम इज़ ओनली फॉर MCQs हियर। अगर किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल ब्रिंग यू दैट टॉपिक एंड आई ट्राई टू मेक सिंपल फॉर यू। And so please practice more and more MCQs. This is my suggestion for all the students, for all the aspirants जो कि देने वाले हैं फेब और मार्च के एग्ज़ाम। ओके, so without further ado, let's get started. So this video is on NT-NET JRF 2023 practice MCQ on EPF Act 1952. So here's the question number 1. PF Act is applicable to an establishment engaged in any industry specified in. Your options are Schedule 2nd, Hazardous Industry List, Schedule 9th and Schedule 1. तो क्वेश्चन है कि PF एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है, इंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन। तो वो कौन सी हमारा जो PF एक्ट है कौन से शेड्यूल में आता है। सो योर आंसर इज शेड्यूल 1, यानी कि जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है एप्लीकेबल टू एन एस्टेब्लिशमेंट एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। इस शेड्यूल 1 में इसे स्पेसिफाई किया गया है कि जो PF एक्ट है एप्लीकेबल होता है किसी भी इंडस्ट्री में, दैट इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1, यानी कि शेड्यूल 1 में इसके बारे में एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट के बारे में कहा गया है इन शेड्यूल 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 2. मिनिमम ब्लैंक स्पेस persons must be employed in an establishment for the applicability of the PF Act। यानी कि PF एक्ट यानी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में कितने पर्सन एम्प्लॉयड होंगे तब जाके वो एप्लीकेबिलिटी यानी कि PF एक्ट को एप्लीकेबिलिटी मिलेगी इन एनी इंडस्ट्री, यानी कि द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड इन एनी इंडस्ट्री to apply PF Act. Your options are A 15, B 20%, C 35 or D 50. So your answer is 50, यानी कि minimum 50% must be employed in any establishment for the applicability of the PF Act. Okay, यानी कि minimum 50% की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम कम से कम, राइट। द टर्म अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द PF एक्ट, यानी कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है PF एक्ट में वो कौन से सेक्शन में डिस्क्राइब की गई है, डिफाइन की गई है। योर ऑप्शंस आर सेक्शन 2A, B सेक्शन 2B, C सेक्शन 2 सबसेक्शन D सेक्शन 2 सबसेक्शन E। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। सो योर आंसर इज सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिफाइन किया गया है PF एक्ट के अंदर सेक्शन 2A में, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, विच इज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर अ माइन इन अ गिवन स्टेट। क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, अब सेक्शन 2A क्या डिफाइन करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग क्या है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है फॉर अ माइन इन अ गिवन स्टेट, वो क्या है, वो स्टेट है, वो सेंट्रल है, या फिर दोनों है, या नन ऑफ दीज है, राइट। वैसे देखो बच्चों, एक सजेशन रहेगा, जो ये एक्ट्स वाले जितने भी यूनिट है ना हमारे लास्ट यूनिट्स,
वेज एक्ट है एंड द लेबर लेजिस्लेशन एक्ट, आप उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस एमसीक्यू, क्योंकि हमें ना इतना टाइम है नहीं कि आप लोगों को बिल्कुल, ये बहुत लेंथी यूनिट्स नहीं है, तो एमसीक्यूज़ को जितना प्रैक्टिस करो, जितना जितना हो सके प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपके माइंड में हर एक टॉपिक बैठ जाए। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको याद भी रहेगा, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा हेल्प भी मिल जाएगा इफ़ यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो आप उसमें अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस। योर आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखना, माइंस इन अ गिवन स्टेट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या लगती है माइन में इन सेक्शन 2A के अंदर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A के अंदर, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। माइंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी किसी भी स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी माइंस के अंदर, राइट। माइंस एक्ट है, आपको मिलेगा। आई विल ब्रिंग एमसीक्यूज ऑन दैट ऑल्सो। आई विल ब्रिंग एमसीक्यू ऑन एवरी एक्ट, ओके। I will try to bring all these MCQs before the exam so that you can practice all these MCQs. Okay, question number 5. Section 2, subsection double A of the PF Act defines the term. अब पहला क्या था, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए था, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लेकर बताता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन डबल ए ऑफ द पीएफ एक्ट क्या डिफाइन करता है? बेसिक वेज को बताता है, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स, गवर्नमेंट या नन ऑफ दिस। ओके, लेट मी टेक द पेन नॉट पेन, इट्स पेन। Sometime no pronunciations comes out like Gujaratis, but I am not Gujarati. Okay, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सेक्शन 2 डबल ए, सब सेक्शन डबल ए पी एफ एक्ट डिफाइंस क्या करता है? तो लेट्स सी द ऑप्शन, लेट्स सी द आंसर। आंसर है ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब याद रखना, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए, पी एफ एक्ट 1952 में सेक्शन 2 डबल ए यानी कि सेक्शन 2 सब सेक्शन डबल ए ऑफ द पी एफ एक्ट किसके बारे में बात करता है? ऑथोराइज्ड ऑफिसर के बारे में। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म बेसिक वेजेस इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द प्रोविडेंट फंड एक्ट? बेसिक वेज, अब आपको यहाँ तक क्या मिला? सेक्शन 2 ऑथराइज्ड ऑफिसर के बारे में पता चल गया, सेक्शन 2 डबल ए में आता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में पता चल गया, सेक्शन 2A में आता है, राइट। अब हमें पता ना है कि बेसिक वेज किस सेक्शन में आता है पीएफ एक्ट के। इससे आपको इन क्वेश्चन से आपको सेक्शंस याद हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि क्वेश्चंस पे पूछे मतलब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। द टर्म बेसिक वेज किस में आता है? लेट्स सी द आंसर। सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में। अब याद रखना, बेसिक वेज आता है हमारा, पूछा जाता है सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में, सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में बेसिक वेज आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। द टर्म exempted employee is defined under section, and this question is mostly asked in the exam and many times asked in the exam, right? So exempted employee के बारे में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। अच्छे से याद करना इसका सेक्शन और क्या बताता है exempted employee होता क्या है, राइट। तो you will going to see the question related to exempted employee in next video also. So first of all we have to find which the section of the exempted employee, यानी कि exempted employee जो है किस सेक्शन में आता है पी एफ एक्ट 1952 के अंदर। तो योर आंसर इज सेक्शन 2 डबल एफ, सेक्शन 2 डबल एफ। you can write here it comes under section 2 double f, section 2 double f for exempted employees, right? Okay, when did, question number 8, when did the employees provident fund and miscellaneous provisions act come into force? अब हमें बताना है कि ईपीएफ एक्ट 1952 कब आया था, कम इनटू फोर्स कब आया था? तो ऑप्शन है 1 अप्रैल 1956,
1 मार्च 1957, 1 मई 1950, 4 मार्च 1952। अब यहाँ देखो जो ऑप्शंस हैं ना, सभी डिफरेंट ऑप्शंस है, राइट। बट एग्जाम में पता है क्या होता है, एग्जाम में ना बिल्कुल कॉमन ऑप्शंस दे देंगे और उसमें सिर्फ ईयर्स चेंज कर देंगे, तो आप लाइक ऑप्शंस देख के पजल हो जाओगे। सो उससे बेस्ट है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उसको उतना आपको याद भी रहेगा, देखते ही आपको ऑप्शन में बस यहाँ भाई ये आंसर है, राइट। तो अभी तो यहाँ पे टोटल डिफरेंट हैं, तो आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। 1952 बिकॉज पीएफ एक्ट 1952 है, तो ऑब्वियसली 4 मार्च 1952 इज योर आंसर, राइट। तो ईपीएफ एक्ट कब आया था? 4 मार्च 1952। 4 मार्च 1952 को ईपीएफ एक्ट आया था, कम इनटू फोर्स अंडर पीएफ एक्ट 1952। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर पीएफ एक्ट 1952 इंश्योरेंस फंड मीन्स, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ओके पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो ऑप्शंस हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, एम्प्लॉयज ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस फंड। यानी कि क्वेश्चन कहता है कि इंश्योरेंस फंड का क्या मीनिंग है पीएफ एक्ट 1952 में। ऑप्शंस आपके पास है यहाँ, तो लेट्स सी द आंसर। आपका आंसर है डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, डीएलआईएफ। डीएलआईएफ रिलेटेड टू इंश्योरेंस फंड, राइट। डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, द स्कीम डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन IB ऑफ द पीएफ एक्ट 1952 इज। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये सेक्शन है ना, सेक्शन 2 IB में कौन सी स्कीम आती है? पेंशन स्कीम आती है, पीएफ स्कीम आती है, प्रोविडेंट फंड स्कीम, फैमिली पेंशन स्कीम आती है, या फिर इंश्योरेंस स्कीम आती है? विच स्कीम्स कम अंडर सेक्शन 2 IB? सेक्शन 2 सबसेक्शन IB, तो सबसे कॉमन सेक्शन है IB, I-B। योर आंसर इज इंश्योरेंस स्कीम, ओके। तो सेक्शन 2 सेक्शन सब सेक्शन IB के अंदर आता है आपका इंश्योरेंस स्कीम। आई होप दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी बोरिंग एंड मोनोटनस। प्लीज़ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। मैं कोशिश करूँगी एमसीक्यूज़ आपको थोड़ा अच्छे से एंटरटेनिंग के साथ करवाऊँ, ताकि आपको रिमेंबर हो जाए क्वेश्चंस एंड आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। बट राइट नो शायद मोनोटनस हो रहा है, राइट। ओके, आई विल ट्राई टू ब्रिंग द वीडियो मोर एंटरटेनिंग। आपको एग्ज़ाम पास में है तो मैं नहीं चाहूँगी आप बोर हो जाओ और लाइक एमसीक्यूज़ करने का मन ही ना करे। सो इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? आपने क्वेश्चन नंबर 10 अंडरस्टैंड किया। क्वेश्चन नंबर 10 में सेक्शन पूछा है, आपको सेक्शन रिमाइंड यानी रिमेंबर रखना है। सेक्शन 2 सब सेक्शन सबसे कॉमन सेक्शन है ये हमारा IB। अभी तक AA लाइक इस टाइप में आए थे, FF सब सेक्शन FF, तो आप याद रखना। मैटर यही करता है कि आपको बस याद रखना है, ठीक है। सेक्शन 2 PF एक्ट, अभी क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं पजल होने के चांसेस रहते हैं, तो मैनी टाइम्स प्रैक्टिस MCQs, राइट। तो आपका जो इंश्योरेंस स्कीम रहेगी, इंश्योरेंस स्कीम की बात की गई है। इंश्योरेंस स्कीम और इंश्योरेंस फंड किससे रिलेटेड होता है? DLIF से। DLIF से इंश्योरेंस फंड। इंश्योरेंस फंड किससे, क्या मीनिंग होता है? DLIS, डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड, राइट। ओके, ये भी पता चल गया इंश्योरेंस स्कीम होता है सेक्शन 2 IB में। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement about the employees provident fund and miscellaneous provision act are true? हमें बताना है कि EPF एक्ट के जो स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सी ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन ए है द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एम्प्लॉयज लेस देन 50% वर्किंग विद द एड ऑफ पावर। It makes B है, it makes provision for pension scheme including family pensions. C है there is no wage limit to be covered under the act. D है the act has a provision relating to employees deposit link insurance scheme.
तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ए कहता है ए बी और डी, ए बी और डी ट्रू हैं, बी कहता है ए एंड सी ट्रू है, सी कहता है बी सी डी यानी कि बी सी डी ट्रू है, और डी कहता है ए सी एंड डी ट्रू है यानी कि ए सी और डी ट्रू है। तो चलो हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि द एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इज इट ट्रू? आपको एक हिंट मिल जाएगा ऑप्शंस में ही क्वेश्चन सॉल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन में देखो ट्रू पूछा है और यहाँ पे देखो मोस्टली नो और नेगेटिव ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो आप इसमें ना नेगेटिव ऑप्शंस को रिजेक्ट करके जो पॉजिटिव ऑप्शंस दिए हैं ना उन्हें सिलेक्ट करिए और वही आपके आंसर्स होंगे इसमें। ठीक है, ये पजल करने के लिए होते हैं। अगर आपको एक्ट की नॉलेज है, करेक्ट नॉलेज है, तो आप इसे सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि जहाँ पे ये ट्रू पूछा क्वेश्चन में और नॉट ऑप्शंस में दे दिया तो वो आंसर नहीं होगा उसका, हर जगह नहीं एप्लीकेबल होगा बट समवेयर इट इज़ एप्लीकेबल, दिस ट्रिक। ओके, अब देखो नॉट तो नहीं है क्योंकि यहाँ हमारा एप्लीकेबल होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में पी एफ एक्ट लेस देन 50% विद वर्किंग विद द हेड ऑफ पावर। दिस स्टेटमेंट अगर नोट नहीं होता तो ये ट्रू होता, तो ए तो नहीं है। अब ए किस किस में दिया, ए इसमें दिया है, ए इसमें दिया है और ए इसमें दिया है, तो हमारे ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, नहीं सॉरी, हाँ ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, राइट। बच गया क्या, बी सी डी। इट मेक्स प्रोविजन फॉर पेंशन स्कीम इंक्लूडिंग फैमिली पेंशन, बिल्कुल सही। देयर इज नो वेज लिमिट टू बी कवर्ड अंडर द एक्ट, नो यहाँ तो वेज लिमिट है तो सी भी कैंसिल हो गया ना, सी कैंसिल, ये कैंसिल। द एक्ट हैज़ अ प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयड, हाँ बिल्कुल, डी आई एल एस बिल्कुल है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा। तो डी हमारा करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट है। डी बी किस किस में इकट्ठे दिए हैं, देखो डी बी दिए हैं आपको, एक इसमें दिया है, एक इसमें दिया है। सी देयर इज़ नो वेज लिमिट, तो ये तो फॉल्स हुआ बच्चे क्योंकि वेज लिमिट तो हमारे पी एफ एक्ट में होती है। सी को हटा दे तो इसका मतलब आपका आंसर होता है ए, राइट। यानी कि द एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है ओके, लेकिन ना लेस देन नहीं 50 होना चाहिए, यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम से कम 50 तो हो, 50 से कम नहीं होने चाहिए, राइट। तो ठीक है, सही कह रहा है ये स्टेटमेंट, आपका ए सही है, यानी कि आपके करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी डी। लेट्स सी ए बी डी योर आंसर। ठीक है, सॉरी फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपकी जो पी एफ एक्ट 1952 है ना, उसके अंदर क्या होता है, आपका पी एफ एक्ट एप्लीकेबल है वहाँ जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए तो करना ही करना है, लेकिन जो ये जो लेस है ये लेस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मिनिमम 50 तो होने चाहिए, 50 से कम तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगा आपका पी एफ एक्ट। तो यहाँ तक तो सही है, तो ये लेस आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ नॉट लगा है, तो या इट इज़ करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। ओके, तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन रहेंगे ए बी डी। सीधी सी बात है, इसमें ये बोला है कि देयर इज नो वेज लिमिट टू बी कवर्ड अंडर द एक्ट, बट ऐसा नहीं है, पीएफ तभी मिलेगा जब कोई वेज लिमिट होगी। तो जहाँ पे सी है उनको कट कर दो, ये रसी, तो सी हमने कट कर दिए, तो आपके पास क्या बच गया, ऑप्शन नंबर ए, योर आंसर इज ए बी डी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको डिटेल में पढ़ें तो आप मेरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ ड्रीम यूजीसी नेट के नाम से ही है, फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। अभी मैं वहाँ यूनिट्स डाल रही हूँ, आप जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं, दैट इज़ इन योर बजट। ज़्यादा कॉस्टली बजट नहीं, मतलब लाइक कोर्स जो है आपका ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सभी इसको परचेज कर सकते हैं। इवन आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, in 2 installments, so you can go and buy that course and revise your syllabus and complete your syllabus, okay.
तो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द प्रेजेंट वेज लिमिट टू बी एलिजिबल टू बी कवर्ड अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952? वेज लिमिट पूछी है आपकी। अभी पूछा जैसे पिछले ऑप्शंस में हमारा रॉन्ग क्या था, नो वेज लिमिट नहीं, बट वेज लिमिट होती है हमारे पीएफ एक्ट में। तो कितनी है? 6,000, 6,500, 15,000, 12,500। योर आंसर इज 15,000। तो आपकी जो वेज लिमिट रहेगी 15,000 रहेगी। व्हाट इज द प्रेजेंट वेज लिमिट टू बी एलिजिबल, यानी कि पीएफ एक्ट किसको मिलेगा? पीएफ एक्ट नहीं, सॉरी, किसका पीएफ बन सकता है? जिसकी वेज लिमिट 15,000 तक तो हो, और 15,000 के ऊपर होगी तो कोई इशू नहीं, 15,000 से कम होगी तो उसकी पीएफ नहीं बन पाएगा, राइट? Under this act, how many members are appointed by the central government in central board representing employees in the establishment to which scheme applies? यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो सेंट्रल बोर्ड है उसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो हमें बताना है। सेंट्रल बोर्ड तभी वो एप्लीकेबल होता है अगर इतने नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें होते हैं। 15, 10, 12 या 20? योर आंसर इज 10। यानी कि पीएफ एक्ट 1952 के अंदर जो सेंट्रल बोर्ड होती है जो एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? उसमें 10 मेंबर्स होते हैं। सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं? पीएफ एक्ट के 10 मेंबर्स होते हैं और ये एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम। The accounts of the central board is audited annually by. The accounts of the central board is audited annually by. यानी कि जो सेंट्रल बोर्ड है उसका अकाउंट कौन ऑडिट करता है? ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोविजन फंड कमिश्नर करता है। बी, एनी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। डी, एनी ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। तो कौन करता है सेंट्रल बोर्ड का अकाउंट हैंडल, ऑडिट कौन करता है? एनुअली, वो भी एनुअली होता है, याद रखना है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क कि भाई सेंट्रल बोर्ड का अकाउंट कब कब उससे ऑडिट किया जाता है, मंथली, ईयरली, ठीक है, क्वार्टरली, तो एनुअली किया जाता है। तो इसको हैंडल कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल बोर्ड की अकाउंट को हैंडल करता है, ऑडिट करता है। क्वेश्चन नंबर 15, contribution which shall be paid by the employer to the fund shall be, यानी कि पीएफ एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन जाता है, पेड किया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूशन टू द फंड। तो वो फंड में जो कंट्रीब्यूशन जाता है एम्प्लॉयर का वो कितना परसेंट होता है? 5%, 7%, 12%, 10%? तो कितना परसेंट होता है उनकी सैलरी का, उनकी वेजेस का? 10% ऑफ द वेजेस वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं फंड में, राइट? याद रखना, अगर आपको लाइक जिन बच्चों को ये एक्ट्स हैं, जिन बच्चों ने एक्ट्स अभी कंप्लीटली गो थ्रू नहीं किया है एंड डायरेक्ट एमसीक्यू कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा लाइक ऑफर्ड लगेगा कि यार माइंड में नहीं बैठेगा, बट इसको आप 2-3 टाइम्स पढ़ोगे ना एमसीक्यूज को तो आपको सेट, मतलब माइंड सेट हो जाएगा आपका कि हाँ ये सब होता है। एंड देन जब आप पूरा सिलेबस कवर करोगे ना आपको वहाँ इजी लगेगा कि हाँ ये सब होता है। एंड अगर आपको सिलेबस कवर करना है तो अगेन आई एम टेलिंग यू कैन डाउनलोड माई ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, बिकॉज आई एम गिविंग यू, आई एम प्रोवाइडिंग यू देयर सिलेबस ऑन लेबर वेलफेयर एंड HRM. So those students who are preparing for labor welfare and HRM, they can purchase that syllabus. Okay, so this is the last question of this video. I hope you like all the questions, you can relate all the questions, and I bring my best to you. So till now, thank you so much for watching the video, for watching the MCQ session. And please practice more and more MCQs and bring and get your NET, JRF. I wish for all you. So, thank you so much.
Take care. Bye bye.